हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम IC38 का अध्याय नंबर 15 करेंगे, जिसका नाम है बीमा लेखन और इंग्लिश में इसे कहा जाता है अंडरराइटिंग। देखिए, जो बीमा एजेंट है उसका काम किसी भी संभावित ग्राहक से प्रस्ताव ले लेने के बाद ख़त्म नहीं हो जाता है। प्रस्ताव को बीमा कंपनी के द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए और इसे एक पॉलिसी बनना चाहिए। वास्तव में हर जीवन बीमा प्रस्ताव को एक प्रवेश द्वार से गुजरना पड़ता है, जहां जीवन बीमा कंपनी यह तय करती है कि प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिए या फिर नहीं, और अगर किया जाना चाहिए तो किन शर्तों पर किया जाना चाहिए। अब इस पूरी प्रक्रिया को बीमा लेखन कहा जाता है। तो देखिए, इस चैप्टर में हम जानेंगे बीमा लेखन के बारे में, गैर चिकित्सकीय बीमा लेखन और चिकित्सकीय बीमा लेखन के बारे में। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे बीमा लेखक के बारे में। देखिए, बीमा लेखक यह वह व्यक्ति होता है जो कि बीमा पॉलिसी को अच्छी तरह से जांचता है, चेक करता है और फिर वो डिसाइड करता है कि इस जो बीमा पॉलिसी के लिए प्रस्ताव आया है उसको एक्सेप्ट करना है, मानना है या फिर नहीं मानना है। तो देखिए, एक आपने याद रखना है कि एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि प्राथमिक बीमा लेखक कौन होता है। तो जो बीमा एजेंट होता है उसे प्राथमिक बीमा लेखक कहा जाता है, क्योंकि जो सबसे पहले जानकारी कलेक्ट करता है प्रस्तावक के बारे में वो होता है बीमा एजेंट, तो इसलिए उसे प्राथमिक बीमा लेखक कहा जाता है। और उसके बाद जो मेन बीमा लेखक रहता है वो इंश्योरेंस के जो ऑफिस होते हैं वहाँ पर होता है, जिसका मेन काम है कि जो प्रस्ताव आया है उसको अच्छी तरह से चेक करना और फिर उसका प्रीमियम कैलकुलेट करना। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि ये जो बीमा लेखन का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो दो स्तर में पूरी की जाती है। एक तो है फील्ड स्तर पे। तो देखिए, फील्ड स्तर पर जो काम करता है वो तो है हमारा प्राथमिक बीमा लेखक, जो है एक LIC एजेंट या फिर इंश्योरेंस एजेंट। और दूसरा जो इसका प्रोसेस का पार्ट है, दूसरा जो स्तर है वो है बीमा लेखन विभाग स्तर पे। और जो विभाग स्तर पे बीमा लेखन होता है वो किया जाता है बीमा लेखक जो कि ऑफिस में या विभाग में ही बैठता है। आपको ये दोनों बातें जो हैं क्लियरली याद रखनी है। फिर आपको याद रखना है कि जो बीमा प्रस्तावों में बीमा लेखन किया जाता है उसमें जो निर्णय विधि है और एक संख्यात्मक विधि है, इन दोनों विधियों के द्वारा ये बीमा लेखन की प्रक्रिया जो है वो की जाती है। गैर चिकित्सा बीमा लेखन में कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है और आपको वो याद रखनी है, और वो हैं आयु, बड़ी बीमा राशि, नैतिक खतरा आदि। और इसी प्रकार चिकित्सा बीमा लेखन में जिन बातों का ध्यान रखा जाता है वो है पारिवारिक इतिहास, आनुवंशिकता और व्यक्तिगत इतिहास आदि। और अंत में आपको ये याद रखना है कि जो बीमा लेखक के द्वारा बीमा लेखन किया जाता है उसके निर्णयों में मानक दरों पे मानक जोखिम की स्वीकृति या फिर अवमानक जोखिम के लिए अतिरिक्त शुल्क वसूल करना शामिल होता है। या फिर आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि जो जोखिम है, जो रिस्क रहता है किसी भी व्यक्ति की लाइफ पर या फिर उसके काम में, तो ये सारे जोखिम को चेक करना ये काम रहता है बीमा लेखक का। तो वो चेक करता है कि क्या जो व्यक्ति है, प्रस्तावक व्यक्ति है, उसके जीवन पर जो जोखिम है उसको कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है, उठा सकती है या फिर नहीं उठा सकती है। अब हम करेंगे कुछ अभ्यास के प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प बीमा कंपनी में बीमा लेखक की भूमिका को दर्शाता है? तो विकल्प दिए गए हैं, दावों पर कार्यवाही, जोखिम की स्वीकार्यता संबंधी निर्णय लेना, उत्पाद डिज़ाइन आर्किटेक्ट और ग्राहक संपर्क प्रबंधक। तो देखिए, जैसे कि अभी हमने बात की, जो बीमा लेखक है उसका जो मेन काम रहता है वो जोखिम को स्वीकार किया जाए या फिर ना किया जाए, ये निर्णय लेना जो है वो बीमा लेखक का काम होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो बीमा लेखक का काम है वो
जोखिम को स्वीकार करना या फिर ना करना, यही उसका काम है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो होगा विकल्प नंबर 2। अब है हमारा अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा बीमा लेखन निर्णय नहीं है। तो देखिए नीचे आपको विकल्प दिए गए हैं 4 और आपको जाना है कि बीमा लेखन का निर्णय इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो देखिए आपने याद रखना है कि जब भी बीमा लेखन के कामों के बारे में पूछा जाए, कार्यों के बारे में पूछा जाए, तो उसका जो मेन कार्य रहता है, प्रमुख कार्य रहता है, वो जोखिम को स्वीकार करना या जोखिम को कैलकुलेट करना, ये सभी काम जो हैं वो बीमा लेखन के कार्य क्षेत्र में आते हैं। तो चलिए पहले हम विकल्प देख लेते हैं। मानक दरों पर जोखिम स्वीकृति, जोखिम का अस्वीकरण, जोखिम का स्थगन और दावा अस्वीकरण। तो देखिए 3 ऑप्शंस, पहली, दूसरी और तीसरी, तीनों में ही जो कार्य किया गया था वो जोखिम से संबंधित है। पर जो आपकी चौथी नंबर की जो विकल्प है, 4 नंबर का जो विकल्प है, वहाँ पे दावा अस्वीकरण दिया गया है। तो देखिए जो दावे को अस्वीकार करना, ये काम जो बीमा लेखन के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा विकल्प नंबर 4। अब है आपका अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक मानक आयु प्रमाण नहीं है। देखिए नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि मानक आयु प्रमाण नहीं है, मीन्स वो एक वैलिड एज प्रूफ नहीं है। तो विकल्प देखते हैं, पासपोर्ट, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, जन्म कुंडली और जन्म प्रमाण पत्र। तो देखिए जो पासपोर्ट है, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र है और जन्म प्रमाण पत्र है, ये सभी मानक आयु प्रमाण पत्र हैं। परंतु जो जन्म कुंडली रहती है, जिसे इंग्लिश में हॉरोस्कोप भी कहा जाता है, यह एक मानक आयु प्रमाण की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा विकल्प नंबर 3। अब है आपका अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी स्थिति व्यक्ति की बीमा करने की योग्य स्थिति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। आपको नीचे दिए गए हैं 4 विकल्प। आपने देखना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें अगर कोई व्यक्ति बीमा करवाना चाहता है और उसकी वो कोई आदत है जिसकी वजह से उसका बीमा जो है वो आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता है या उसकी बीमा लेने की स्थिति को वो नेगेटिवली अफेक्ट करता है, तो वो आपने नीचे जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से चुनना है। तो विकल्प है दैनिक व्यायाम करना। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति दैनिक व्यायाम कर रहा है, रोज़ व्यायाम कर रहा है, ये तो अच्छी बात है। फिर है प्रतिबंधित मादक द्रव्यों का सेवन करना, आलसी स्वभाव और टाल मटोल का स्वभाव। अब देखिए कि दैनिक व्यायाम करना एक बहुत अच्छी बात है, आलसी स्वभाव ये तो आम तौर पर सभी लोगों का होता है और टाल मटोल का स्वभाव ये भी सभी लोगों का होता है। तो प्रतिबंधित मादक द्रव्यों का सेवन अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो ऐसी स्थिति में अगर वो बीमा करवाना चाहता है तो उसके बीमा करवाने की स्थिति पर ये नकारात्मक अफेक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर 2। अब है हमारा अगला प्रश्न, चिकित्सा बीमा लेखन में आनुवंशिकता इतिहास को क्यों महत्व दिया जाता है। तो आपको प्रश्न पढ़ना है, पहले तो समझना है कि जो चिकित्सा बीमा लेखन रहता है उसमें आनुवंशिकता इतिहास को महत्व क्यों दिया जाता है। देखिए विकल्प चेक करते हैं। अमीर माता पिता के बच्चे स्वस्थ होते हैं, कुछ बीमारियां माता पिता से संतानों में आ जाती हैं, गरीब माता पिता के बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं और पारिवारिक परिवेश एक महत्वपूर्ण कारक होता है। तो देखिए जो आनुवंशिकता इतिहास की आवश्यकता इसलिए रहती है चिकित्सा बीमा लेखन में क्योंकि कुछ बीमारियां जो हैं वो माता पिता से संतानों में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है विकल्प नंबर 2 कि कुछ बीमारियां माता पिता से संतानों में जा सकती हैं। अब अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन नैतिक जोखिम का एक उदाहरण है। तो आपको विकल्प चुनने हैं और देखना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि नैतिक जोखिम को दर्शाता है। स्टंट करने के दौरान स्टंट कलाकार की मौत हो जाती है, अत्यधिक मात्रा में शराब पीने वाला व्यक्ति
क्योंकि वह एक बीमा धारक है, प्रीमियम भुगतानों में चूक करने वाला बीमा धारक और पॉलिसी दस्तावेज में झूठी जानकारी देने वाला प्रस्तावक। तो देखिए, नैतिक जोखिम का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है आपका विकल्प नंबर 2। अब देखिए क्या है कि विकल्प नंबर 2 में जो बीमा धारक है, क्योंकि उसने बीमा करवा लिया है और बीमा करवाने के बाद उसने अत्यधिक मात्रा में शराब पीनी शुरू कर दी है, क्योंकि उसका मानना है कि अब तो मैं बीमा मैंने करवा लिया है, तो बहुत ज़्यादा अगर मैं शराब भी पीऊँगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो नैतिक जोखिम का सबसे उचित उदाहरण है वो आपका विकल्प नंबर 2 आएगा। निम्नलिखित में से कौन से केस को जीवन बीमा कंपनी द्वारा अस्वीकृत या फिर स्थगित किए जाने की संभावना है? तो नीचे दिए गए हैं विकल्प, चलिए चेक करते हैं। 18 वर्षीय स्वस्थ व्यक्ति, तो भाई इसका बीमा तो कंपनी भाग भाग के करेगी। एक मोटा व्यक्ति, चलो इसका भी हो ही जाएगा। फिर है एड्स से पीड़ित व्यक्ति, और लास्ट में दिया गया है गृहिणी जिसकी अपनी कोई आय नहीं है। तो देखिए, जो गृहिणी है जिसकी कोई अपनी आय नहीं है उसका भी बीमा कर दिया जाएगा, परंतु जो एड्स जैसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है उसका जो जीवन बीमा है या तो कंपनी उसे अस्वीकृत कर देगी या फिर उसे स्थगित कर देगी कि आगे फर्दर फ्यूचर में देखेंगे। अब अगले प्रश्न में पूछा गया है कि बीमा लेखन की कौन सी विधि के तहत बीमा लेखक सभी नकारात्मक या प्रतिकूल कारकों के लिए धनात्मक दर निर्धारण अंक आवंटित करता है? तो विकल्प दिए गए हैं निर्णय, विवेकाधीन, संख्यात्मक दर निर्धारण और एकल चरण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो है आपका विकल्प नंबर 3, संख्यात्मक दर निर्धारण। अब है आपका अगला प्रश्न। जोखिम वर्गीकरण के अंतर्गत डैश में ऐसे जीवन शामिल हैं जिनकी अनुमानित मृत्यु दर तालिका में दिखाए गए मानक जीवनों से मेल खाती है। तो विकल्प दिए गए हैं मानक जीवन, वरीयता प्राप्त जोखिम, अवमानक जीवन और अस्वीकृत जीवन। तो इस प्रश्न में जो सही उत्तर आएगा वो है आपका विकल्प नंबर 1, मानक जीवन। अब है आपका अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीमा प्रस्ताव है जिसकी गैर चिकित्सकीय बीमा लेखन के अंतर्गत पात्र होने की संभावना कम है? तो देखिए, गैर चिकित्सकीय या फिर जिसे हम नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग, गैर चिकित्सकीय बीमा लेखन मीन्स नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग। तो नीचे जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से आपको ये चुनना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग या फिर गैर चिकित्सकीय बीमा लेखन के अंतर्गत आ जाएगा। तो चेक करते हैं। सबसे पहले है सविता, जिसकी उम्र है 26 वर्ष, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में एक आईटी कंपनी में काम कर रही है। महेश, जिसकी उम्र 50 वर्ष है और कोयले की खान में कार्य करता है ये। सतीश, उम्र है 28 वर्ष, एक बैंक में काम करता है, 1 करोड़ का बीमा चाहता है ये। और प्रवीण, जो 30 साल का है और एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम कर रहा है, 10 वर्ष की अवधि वाली एंडोमेंट पॉलिसी ये खरीदना चाहता है। तो देखिए, इन सभी में जो सविता है, सतीश है या फिर प्रवीण है, एक तो इन तीनों की एज कम है, आयु कम है, प्लस इन तीनों का ही जो कार्य क्षेत्र है वो किसी भी जोखिम के अंडर नहीं आता है। तो इसलिए ये सभी तो चले जाएंगे गैर चिकित्सकीय बीमा लेखन में। पर जो महेश है, एक तो उसकी आयु ज़्यादा है इन तीनों से, 50 वर्ष, और इसका कार्य क्षेत्र क्या है, कोयले की खान। तो इस वजह से महेश की अगर पॉलिसी करनी है तो उसका जो बीमा लेखन है वो चिकित्सकीय बीमा लेखन में जाएगा। पहले मीन्स उसका मेडिकल होगा, उसके बाद बीमा लेखन की प्रक्रिया होगी और फिर उसे पॉलिसी मतलब ये डिसाइड किया जाएगा कि उसे पॉलिसी दी जाए या फिर
ना दी जाए। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका विकल्प नंबर 2। अब है आपका अगला प्रश्न। शीना पुराने मधुमेह रोग से पीड़ित है। उसने एक बीमा योजना के लिए आवेदन किया है। इस मामले में बीमा लेखक द्वारा बीमा लेखन के लिए डैश का उपयोग किए जाने की सबसे अधिक संभावना है। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। निर्णय विधि, संख्यात्मक विधि, उपरोक्त में से कोई भी विधि, क्योंकि मधुमेह जैसी बीमारी बीमा लेखन प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका नहीं निभाती है। उपरोक्त में से कोई भी विधि नहीं, क्योंकि मधुमेह के मामले को सीधे नकार दिया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो है विकल्प नंबर 1, क्योंकि जो शीना है, क्योंकि इसे पुराना मधुमेह है, और जो मधुमेह है वो एक जानलेवा बीमारी में नहीं आता है। तो क्या होगा, पहले इसका मेडिकल होगा, मीन्स इसकी चिकित्सा बीमा लेखन के अंडर जाएगा ये, और उसके बाद इसको चेक किया जाएगा अच्छी तरह से, और निर्णय विधि का उपयोग करते हुए इसे बीमा जो है वो दे दिया जाएगा। अब अंत में आप लोगों के लिए एक है बोनस प्रश्न, जिसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसका उत्तर मुझे कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन है जो कि एक प्राथमिक बीमा लेखक की भूमिका निभाता है? विकल्प हैं IRDAI, बीमा कंपनी, बीमा ब्रोकर और बीमा एजेंट। तो इसका सही उत्तर जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।